हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, उसका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। या संज्ञानात्मक पक्ष का विकास कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में, यानी बीएड में, बीटीसी में, इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं या टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछा ही जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसका विकास 1956 में ब्लूम के द्वारा किया गया। 1956 में ब्लूम के द्वारा इसका विकास किया गया। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, या ये कह सकते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन है, वो मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है। इसलिए इसको कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हेड से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञान का विकास होता है, हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। और वो किस प्रकार से होता है, वो ब्लूम ने बताया कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो विकास है या संज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। और इन्होंने बताया कि जो ये पक्ष है वो 6 वर्गों में विभाजित है। यानी इसके कितने स्टेप बताए? 6 बताए, 6 बताए, जो इस प्रकार से हैं। आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये 6 वर्ग दिए गए हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है कंप्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा एनालाइजिंग, एनालिसिस, और 5वां है सिंथेसिस, और छठा है इवैल्यूएशन। अब देखिए, ये जो 6 वर्ग हैं, जो 6 सब डोमेन दिए गए हैं, 6 कैटेगरी दी गई हैं, ये क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित हैं। ये लो लेवल से हाई लेवल की ओर हैं। यानी ये इनका क्या है? लो लेवल है। और इधर देखेंगे तो ये क्या है? हाई लेवल है। ये हाई लेवल है, ये इसका लो लेवल है। यानी कि जो हम मानसिक शक्तियों के विकास की बात करते हैं या संज्ञानात्मक पक्ष की विकास की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नॉलेज से होती है। यानी ज्ञान जो है इस पक्ष के विकास में सबसे निम्न स्तर पर है, सबसे लो लेवल पर है। और धीरे धीरे यह विकास विभिन्न चरणों से होते हुए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज से कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से एनालिसिस, एनालिसिस से सिंथेसिस, और अंततः मूल्यांकन तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, इसे हम विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे, मुझे आशा है। बिल्कुल अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला है वो क्या है? नॉलेज। यानी कि जब जो टीचिंग करता है टीचर या कुछ समझाने का प्रयास करता है, तो उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान देना केवल। उसमें स्टूडेंट जो सीख रहा है वो रट करके सीख लेता है, याद कर लेता है, देख करके, सुन करके, रट करके उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। और आवश्यकता पड़ने पर उसका रिकॉल कर सकता है और रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी उसको पहचान सकता है और उसका प्रत्यास्मरण कर सकता है। तो यहाँ पर केवल जो ज्ञान वाली जो लेवल की बात कर रहे हैं, जो सबसे लो लेवल है, इसमें जो नॉलेज आ रहा है, इसमें क्या है? जो बालक है वो रट करके याद करता है, रट करके याद कर लेता है। जैसे हमने कोई परिभाषा बताई, तो परिभाषा को जो बालक है, जो छात्र है, वो रट करके याद कर लेगा। और जब आवश्यकता पड़ने पर पूछा जाएगा, उसको परिभाषित कर देगा। हमने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको रट करके ज्यों का तो याद कर लिया। हमने जब छोटा बालक होता है तो क्या करता है? रट करके टेबल याद करता है और गिनती याद करता है ना, तो परिभाषा याद करता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है नॉलेज में, जहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं करता, उसे कुछ नहीं समझना, उसको केवल रट करके याद कर लेना है। तो जो संज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास है वो नॉलेज से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट बस बात को, जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है, उसको रट करके अपने मेमोरी में फीड कर लेता है, उसको याद कर लेता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण कर सकता है और पुनः पहचान कर सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया
ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको याद है, आप रिकॉल करेंगे, पहचान करके उत्तर उसका सही लगा देंगे। तो वहाँ पर क्या है, वो नॉलेज वाली बात हो रही है। दूसरा क्या है, जब नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, तो आप कहाँ चलते हैं, फिर दूसरे स्तर पर चलते हैं, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंसिंग। कंप्रीहेंशन कहते हैं, यानी कि जब आपको नॉलेज हो जाती है तब आप दूसरे स्टेप पर आते हैं, जिसको कहते हैं कंप्रीहेंशन या अवबोध। अवबोध यानी समझना। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर जो छात्र है वो क्या करता है, जो उसने अभी रट करके याद किया था वह उसको धीरे धीरे समझने लगता है, यानी समझ करके याद करने लगता है, उसकी समझ में आने लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर परिभाषा दी, परिभाषा उसने रट करके याद कर ली, लेकिन यहाँ पर यदि हम अर्थापन करेंगे या उसका अर्थ बताएंगे, अपने शब्दों में व्याख्या करके बताएंगे, तो बालक उसको, उस विषय वस्तु को समझ सकेगा, यानी उसका जो अर्थ है उसको समझ लेगा और समझ करके याद करेगा। जैसे यहाँ पर हमने टेबल अभी रट करके याद की, लेकिन वहाँ पर वो टेबल आई कैसे, यानी 2 2 जा 4 कैसे हुआ, 2 3 जा 6 कैसे हुआ, इस बात को वो यहाँ पर समझने लगता है। यानी यहाँ पर जो पाठ्य वस्तु है उसको स्टूडेंट रटता नहीं है, बल्कि उसको समझ करके याद करता है। लेकिन ये अवबोध का स्तर तभी प्राप्त होगा जब आप नॉलेज कर चुके होंगे, यानी कि पहले ये गेन कर चुके होंगे, तब उसके बाद आप कंप्रीहेंशन कर पाएंगे। और यदि आप कंप्रीहेंशन पर आ गए तो तीसरा फिर आप एप्लीकेशन पर आ सकते हैं, यानी यहाँ से अवबोध से कहाँ आएंगे, हम अनुप्रयोग पर आएंगे। यानी कि जब बालक ने याद कर लिया और वो याद करके समझ भी लिया, समझने के बाद अब उसका वो प्रयोग कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर जो परिस्थिति उसके सामने आई है, तो उसने जो ज्ञान सीखा है समझ करके, अब वह उसका प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए उसने यहाँ पर मैंने बताया टेबल रट करके याद की, फिर उसने समझ करके याद कर ली, अब वह उस टेबल का उपयोग करके क्वेश्चन हल कर सकता है, प्रश्न सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक, इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन। जब हम सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं या समस्याओं को हल करने में करते हैं, समस्या के समाधान में करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग तभी कर सकते हैं जब वो हम अवबोध कर चुके होंगे, किसी कंटेंट का, किसी टॉपिक का हमें अवबोध होगा, कंप्रीहेंशन होगा, तभी हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। अनुप्रयोग के बाद हम फिर कहाँ आते हैं, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी टॉपिक को, किसी विषय वस्तु को या किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, एनालिसिस करना, यानी विश्लेषण करना। विश्लेषण में क्या करेंगे, हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगे तो हमको उसकी बारीकी पता लग जाएगा, हम उसको और गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। इसको कहते हैं गहराई से अध्ययन करना या उसकी बारीकियों का पता लगाना। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते करते हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से हमें जो कंटेंट है या जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें बारीकी से जानकारी प्राप्त हो जाती है, हम गहराई से अध्ययन कर पाते हैं। और जब विश्लेषण कर लेते हैं, इसमें हम विश्लेषण में क्या करेंगे, देखिए तुलना करना, वर्गीकरण करना, भेद करना, ये सब हम विश्लेषण के बाद ही कर सकते हैं। यानी विश्लेषण में जब हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी बारीकियां पता लगेंगी, तो हमें समानता, असमानता, अंतर, तुलना करना, वर्गीकरण करना, भेद करना, ठीक है, ये सब हम यहाँ विश्लेषण वाले स्टेप पर कर सकते हैं। लेकिन विश्लेषण जब करना आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम संश्लेषण करते हैं। हमको जब विश्लेषण करना आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस पे आते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या है, जो पार्ट हमने अलग अलग किए हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना, यानी फिर से पूर्ण आकार बना देना, है ना। जो होल जो यहाँ पर था, जिसको हमने विश्लेषण में अलग अलग किया था, उसको हम अब एकत्रित करके, जोड़ करके नया बना देते हैं, यानी कुछ नया क्रिएट करना। विश्लेषण में जो टुकड़े अलग अलग थे, जो हमने बारीकी जानी, जो गहराई से अध्ययन किया, उसके आधार पर हम कुछ नया आयाम जोड़ दें, कुछ नया क्रिएट कर दें, कुछ नया सृजन कर दें, तो उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, उसको यहाँ पर सिंथेसिस कहा गया है, संश्लेषण कहा गया है। यहाँ पर क्या होता है, कंक्लूजन देना, सारांश बताना, निष्कर्ष देना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, या सृजन करना। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, संश्लेषण करना आ जाता है, तब हम मूल्यांकन वाले स्टेप पर आते हैं, यानी इवैल्यूएशन करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है।
यहाँ पर क्या होता है, जज करना, निर्णय लेना। ठीक है, निर्णय लेने की बात, मूल्यांकन करने की बात कौन से स्टेप में आएगी, इवैल्यूएशन वाले स्टेप में आएगी, क्योंकि यहाँ पर बालक के अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, वो आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है, वो निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से एक बालक में संज्ञानात्मक पक्ष का विकास स्टेप बाय स्टेप निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इस प्रकार से होता है। यह वर्गीकरण ब्लूम का है, जिसमें 1956 में उन्होंने इसको दिया और उन्होंने ये बताया कि ये जो पक्ष हैं 6, वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित होते हैं और इसी क्रम में इनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जाना है। यहाँ पर ये पूछ सकता है एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पूछ लेगा कि जो एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग करना है, यह ब्लूम के वर्गीकरण के किस पक्ष से संबंधित है। या पूछ सकता है कि जो संश्लेषण करना, ये ब्लूम के वर्गीकरण के किस पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो क्लियर है, आप बता देंगे। या यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है और थोड़ा सा टिपिकल कर दे या उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा करके प्रश्न कर सकता है कि जो वर्गीकरण करना है या तुलना करना है, वो संज्ञानात्मक पक्ष के किस वर्ग से संबंधित है। तो तुलना करना, वर्गीकरण करना आप जान रहे हैं, विश्लेषण करने के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा गहराई से ही पूछ सकता है। तो मुझे आशा है कि बिल्कुल आपको यह जो डोमेन है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इससे स्पष्ट हुआ होगा। ये 1956 में ब्लूम के द्वारा दिया गया। ये जो वर्गीकरण है, ये 1956 में जो दिया गया है, वो ब्लूम के द्वारा दिया गया। 2001 में एंडरसन व क्रथवाल ने इसको रिवाइज किया। 2001 में एंडरसन क्रथवाल ने इसको रिवाइज किया और इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इनके नाम चेंज कर दिए गए, कुछ का क्रम परिवर्तन कर दिया गया। जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाए तो देखिए, ये जो हैं जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये नाउन के फॉर्म में है। ये किस में है, ये नाउन के फॉर्म में है। और यहाँ पर इन्होंने जो 2001 में रिवाइज इसको किया, वो किस में है, वो वर्ब की फॉर्म में है। वो वर्ब की फॉर्म में इन्होंने रिवाइज किया। इन्होंने क्या किया कि जो नॉलेज था इसको नाम दे दिया रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करना। ठीक है, या जानना। जो कंप्रीहेंशन है उसको नाम दे दिया अंडरस्टैंडिंग नाम दे दिया। जो अनुप्रयोग है इसको नाम दे दिया अप्लाइंग। एनालिसिस को दे दिया एनालाइजिंग। सिंथेसिस को दे दिया, देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ। जो सिंथेसिस है उसको तो इवैल्यूएशन कह दिया इन्होंने, इवैल्यूएटिंग। और जो इवैल्यूएशन था इसको दे दिया क्रिएटिंग। यहाँ पर ये चेंज हुआ है, एक तो ये वाला क्रिएटिंग और इवैल्यूएटिंग, ये दो नए आए हैं और सब में आईएनजी लगा दिया है। और जो नाउन की फॉर्म में थे उनको वर्ब की फॉर्म में इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस है, जो अंतर आया, वो कहाँ पर आया, वो यहाँ पर आया कि संश्लेषण जो था, यहाँ पर हम क्रिएशन की बात कर रहे थे, इसको कहाँ पहुँचा दिया, इसको ऊपर पहुँचा दिया। और जो इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे उसको कहाँ ले आए, नीचे ले आए एक स्टेप, यहाँ पर इवैल्यूएटिंग नाम दे दिया गया। इस प्रकार से 2001 में जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया गया एंडरसन और क्रथवाल के द्वारा, वो इस प्रकार से है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि ये लगभग वही है, केवल नाम चेंज कर दिया है। और बस यहाँ पर ये नाउन की फॉर्म में है, संज्ञा की फॉर्म में है, और यहाँ पर ये क्रिया की फॉर्म में है, क्योंकि इसमें सब में आईएनजी लगा दिया है। और जो मेजर जो डिफरेंस है वो आपके सामने है कि इवैल्यूएशन को नीचे ले आए एक स्टेप और इसको इवैल्यूएटिंग कर दिया 5वें स्टेप पर। और जो संश्लेषण है या क्रिएशन की यहाँ पर बात कर रहे थे, वो उसको 6 कर दिया, ऊपर सबसे सर्वोच्च लेवल का उद्देश्य बना दिया क्रिएटिंग। ठीक है, और बाद बाकी सभी जो की तो हैं। तो मुझे बिल्कुल आशा है आपको इस वीडियो से जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आप
आप आसानी से हल कर पाएंगे। छात्रों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे आपको और समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।